लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी तेज होने वाले हैं। 6 अप्रैल को जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव लोकसभा के कवर्धा में आवाज बुलंद करेंगे, वहीं 8 अप्रैल को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा भी बस्तर में हो सकती है। इसके अलावा आगामी दिनों में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 8 अप्रैल को। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी तय होने वाला है और केंद्रीय नेताओं का लगातार आना होगा छत्तीसगढ़ और निश्चित रूप से प्रदेश में उसका अच्छा असर होने वाला है। हम कार्यकर्ताओं का उत्साह केंद्रीय नेताओं के आने से बढ़ने वाला है और हमारे चुनाव अभियान को और गति उससे मिलेगी। कवर्धा आगमन है अमित शाह जी का चुनावी रैली को लेकर के। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा चुनाव को लेकर के 6 तारीख को कवर्धा विधानसभा कवर्धा जिला में अमित शाह जी का आगमन। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारकों के दौरे के जवाब में कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारक को बुलाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की ऊंची लिस्ट जारी की थी, जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र स्तर के नेता शामिल हैं। वहीं पहले चरण और दूसरे चरण में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही कई बड़े नेता वोट की अपील करते नजर आएंगे। हम लोगों ने संपर्क कर रहे हैं और लगातार पार्टी भी संपर्क कर रही है। प्रथम चरण के चुनाव और द्वितीय चरण के चुनाव, दोनों चुनाव में हमारे स्टार कैंपेनर बस्तर भी आएंगे और सेकंड चरण के चुनाव में भी प्रचार करने जरूर आएंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को और तीसरा चरण 7 मई को होना है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान भी तेज कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ में अपने अपने दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में कितने सफल हो पाते हैं। कैमरामैन रूपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ महारथियों का मोर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से ही सीएम साहब बस्तर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जल्द बस्तर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी अपने बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ का दौरा जो है तैयार कर रही है। क्या इसका फायदा उठा पाएगी कांग्रेस राजनीतिक दल? इसी को लेकर ये तमाम चर्चा आज हम करेंगे। इससे पहले गुहार के पॉइंट जान लेते हैं। महारथियों के दौरे से कितना सधेगा चुनावी माहौल? मोदी मैजिक का कितना फायदा उठा पाएगी बीजेपी? मोदी शाह या राहुल प्रियंका, चुनाव में किसका बजेगा डंका? चुनावी मुद्दे या नेताओं के चेहरे, चुनाव में किसका ज्यादा होगा असर? तो देखिए, लगातार चुनावी तैयारियां दोनों ही पार्टियां कर रही है और अब दिग्गजों के दौरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले अनिल जी, आपके ही पास में आना चाहूंगी। देखिए, दिग्गजों के दौरे का सिलसिला जारी हो चुका है क्योंकि चुनाव काफी नजदीक रह चुके हैं। बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो वैसे ही कॉन्फिडेंट में बीजेपी दिखाई दे रही है क्योंकि मोदी मैजिक कहीं ना कहीं विधानसभा में भी बीजेपी का चला है। अगर बीजेपी की माने हम तो, और तस्वीरें जिस तरह से सामने आई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की हम बात कर ले, छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, तो आपके पास ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं? देखिए खुशी जी, बहुत अच्छा सवाल था आपका इस गुहार के पॉइंट में कि क्या सिर्फ स्टार प्रचारकों के भरोसे ही चुनाव जीता जा सकता है। अभी तक आप देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की बन गई, लेकिन अभी भी कोई प्रदेश स्तरीय इनके पास चेहरा नहीं। रमन सिंह जी किनारे कर दिए गए हैं,
विष्णुदेव साय जी कोई भी स्टेटमेंट देने से उनको रोक दिया गया है। दिल्ली से सरकार चल रही है रिमोट कंट्रोल से। कभी डिप्टी सीएम लोगों को वहां से 2-3 जो रिटायर्ड आईएएस है बैठा दिए गए हैं यहाँ, वो सिखाते पढ़ाते हैं, उसको डिप्टी सीएम बाहर बोलते हैं। तो जनता में अगर आप जाएंगे खुशी जी, तो छत्तीसगढ़ की आम जनता कहती है कि सरकार कौन प्रकार की चलत है, हमरा समझे में नहीं आया। मतलब सरकार किस दिशा में चल रही है, क्या नीति रीति है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी शराब का स्टॉक बढ़ाते हैं, शराब की कीमत बढ़ाते हैं। जब यहाँ ट्रेनों का मामला है, लाखों ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, कोई सांसद चूचा नहीं बोलता। छत्तीसगढ़ का जीएसटी, रॉयल्टी, इन सभी मुद्दों पे आप देखिए कि यहाँ के सांसद पूरी तरह से भाजपा के निष्क्रिय रहे। कांग्रेस के मात्र 2 सांसद थे, वो दिल्ली में छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करते रहे। तो छत्तीसगढ़ में तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो खराब परफॉर्मेंस था लोकसभा में और विधानसभा की सरकार इनकी बनने के बाद जनता को समझ में आ गया है कि धार्मिक कट्टरता, ईडी, आईटी, सीबीआई इनके माध्यम से हम छले गए हैं और जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब इनको देगी। क्योंकि देखिए रोज का घटनाक्रम देखिए जिस तरह से, अब जब ये चुनाव होते थे आजादी के बाद से आज तक, हम लोग एक लेवल में चुनाव देखते थे, विपक्ष और सत्ता पक्ष सबको एक लेवल में रहने को मौका मिलता था। आज तो अकाउंट सीज हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा है और उसके बाद चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है। जनता इस सच को समझती है कैसे शक्ति का केंद्रीकरण 2 लोगों के पास हो रहा है। 2 देश बेच रहे हैं, 2 देश खरीद रहे हैं और भाजपा का संगठन हो या सरकार, सब में पावर पूरी तरह सेंट्रलाइज हो गया है। और हिंदुस्तान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता इतनी जागरूक है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। तानाशाही और आपसी भाईचारे और भेदभाव को समाप्त करने वाली जो भाजपा की नीति है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जनता पूछने लगी है 100 दिनों में, 2014 में आपने कहा था महंगाई कम कर देंगे, रोजगार 2 करोड़ देंगे सालाना, वो कहां है सब वादे? क्यों जब ये घरेलू गैस के सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी सर पे नाचती थी, और वो सिलेंडर क्यों 1100 करके आप 100 रुपए कम कर रहे हैं? तो ये पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत हो चाहे खाने का तेल, आज देश की जनता भाजपा से सवाल पूछ रही है कि कब तक आप राम के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर देश को छलते रहेंगे? कब तक आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ कर अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो? लेकिन अनिल जी, जिस नीति और नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, यही तो बीजेपी का प्लस पॉइंट निकल कर सामने आता है ना। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था मोदी का मैजिक चला था, और अब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, बीजेपी फिर मोदी के मैजिक पर काम करती हुई नजर आ रही है। विष्णुदेव साय के काम भी वो गिना रही है। तो ऐसे में विकल्प क्या है आपके पास? देखिए खुशी जी, आपके विद्वान दर्शक इस जो मदारी होता है ना, उसकी तरह भीड़ इकट्ठी कर लेना, 1-2 चुनावों को प्रभावित कर लेना, धार्मिक उन्माद फैला देना, इस तरह के षड्यंत्र को अब जनता समझने लगी है। उस तरह तो अंग्रेजी हुकूमत भी हिंदुस्तान में जब आई ईस्ट इंडिया कंपनी, फूट डालो और राज करो, और अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक राज किया। तो हिंदुस्तान में जनता सीधी है, लेकिन जब सच उजागर हो जाए, जब समझ जाए कि लोकतंत्र के लिए घातक लोग हैं, या आपसी भाईचारे के लिए घातक लोग हैं, तो जनता वैसे ही पटकनी भी देती है। तो आप देखते जाइए, मैजिक नहीं है। आज पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की जनता इस चीज को समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ छल का खेल चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अदानी, अंबानी, मोदी और शाह, ये 4 लोग देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे। इस बात को जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है और जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव होने वाला है। आप देखिएगा, और सिर्फ कांग्रेस इनके रडार पर नहीं है। जिस तरह ये विचारधाराओं को खत्म करने में लगे हैं, राकापा, शिवसेना, विधायक 350 से अधिक विधायकों को खरीद लिए, जनमत की सरकारें उखाड़ कर फेंक दिए, अघोषित इमरजेंसी है, ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से चंदा वसूली कर रहे हैं। लोकतंत्र का इससे कलुषित रूप कभी नहीं रहा हिंदुस्तान में। तो इसका जवाब जनता इनको जरूर देगी, आप देखते हैं। ठीक है, फिलहाल तौकीर जी से जवाब ले लेते हैं। तौकीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं शायद? और एक सवाल मेरा भी कि भाई देखिए, फिलहाल मोदी मैजिक पर आप चल रहे हैं, तमाम दिग्गज जो है आपके छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, हालांकि विधानसभा चुनाव अच्छे नहीं रहे कांग्रेस के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंट अभी भी कांग्रेस का लगातार बरकरार है। देखिए, ऐसा है कि खोखला करती रही दीमक उसे, खोखला करती रही दीमक उसे, और लकड़ी इस भ्रम रही कि लगाव ज्यादा है। जनता के साथ इन्होंने जो 1947 के बाद ये वादा करते रहे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, आज तक वो गरीबी नहीं हटा पाए। विकास करेंगे, लेकिन विकास कहीं दिखा? विकास इनके नेताओं का दिख रहा। अगर आप देखें तो आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की, अभी डेमोक्रेसी की बात करें तो लोकतंत्र की हत्यारी इन्हीं की इंदिरा गांधी रही। तब क्यों नहीं बोलते रहे भाई साहब? आपने भी देखा, पत्रकारों तक को जो सत्य बोलते थे उनको ठूस दिया जाता था। कोई इनके खिलाफ अगर सत्य बोल देता था या कुछ भी बोल देता था, उनको जेल में ठूसा जाता था, आम आदमी को भी ठूस दिया जाता था। ऐसी तानाशाही जो इंदिरा गांधी के समय में आपने देखा। और इंदिरा गांधी एक चीज अभी और निकल के आई है आरटीआई के अंतर्गत, कि अभी आपने देखा कि श्रीलंका को एक द्वीप को बिना किसी को देश को बताए चुपचाप बेच दिया।
ये तो इनका इतिहास रहा है। और हमारा इतिहास अगर आप देखेंगे, हमने ये सब गंदे काम नहीं किए। हमने विकास की गंगा बहाई, मोदी जी ने अगर देखा तो 10 साल में जो विकास की गंगा बहाई उसको पच नहीं रहा है। मोदी जी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस कठोरता से देश के दुश्मनों को ललकारा, जिस कठोरता से, आज पहले तो यह स्थिति थी कि बसों के नीचे या ट्रेनों के डब्बों के नीचे बोला जाता, लिखा रहता था, कोई भी लावारिस वस्तुओं को ना छुए, बम हो सकती थी। आज कहां है वो स्थिति? आज वो स्थिति खत्म हो चुकी है। इस बात को समझना पड़ेगा किसकी शर्त पे ये चलता था। और आपने देखा होगा कि चंदा चकोरी करते हुए कि चाइना, दुश्मन देश चाइना की गोद में जाकर ये बैठ गए, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। और रही बात विकास की, ये मोदी मैजिक है। आज विकास हुआ है तो जनता आज पर आकर उठा रही है। भाई साहब, आप किस मुंह से बात करते हैं? अरे दोगलापन छोड़िए, आप जाके जरा देखिए, आपने 5 साल, विगत 5 वर्षों में आपकी लवना सरकार, भूपेश की सरकार ने क्या किया था? सिर्फ लूटा खसोटा और उसके अलावा कुछ नहीं किया। एक भी योजना पाकिस्तान, बांग्लादेश से बाहर आकर ये बता दीजिए 10 सालों में आपका हिसाब कहां है? रमन सिंह जी की सरकार की 15 साल जितने काम में जितने विकास किए उसको आप लोगों ने नेपथ्य में डाल दिया। इंदिरा जी, नेहरू जी और शास्त्री जी कब तक गिनाते रहोगे जिन पुरोधाओं ने देश को आजादी दी और एक तथाकथित चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनने तक का माहौल बनाकर दिया? दर्द हो रहा है अनिल भाई, तो अभी आप थोड़ा सुन लीजिए। आपके तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मेरे पास अगर मैं बैठूंगा तो डिबेट भी कम पड़ेगी। आप लोगों ने सिर्फ देश को खोखला किया है। हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, वर्तमान की बात करिए। आपको जनता ने 10 साल मौका दिया, उसका जवाब कौन देगा? नेहरू जी जब जवाब देने आएंगे आप लोग, आप बोलते हैं नेहरू जी ने तो देश के लिए 10 साल जेल में गुजारे, सावरकर माफीनामा नहीं कह रहे, उसको कुछ बताएंगे आप? इनको जमानत अनिल जी, आपके पास लौटूंगी, पॉकेट जी के पास कार्रवाई इसलिए हो रही है, कार्रवाई हुई है तो आपने गलत किया है तो कार्रवाई हुई है, आप इसको समझना पड़ेगा। लेकिन आप भ्रष्टाचार करते रहे और आप बोले कि कार्रवाई ना हो, ये नहीं चलेगा। आप जो भ्रष्टाचार करते थे अब उसको सजा यही भुगतनी पड़ेगी, अभी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन पहले कहा जाता था कि नेता भ्रष्टाचार करता है आराम से बच जाता है, वो जमाना गया। और हम इसको पहले बोल चुके थे जेल में जाएंगे और जेलों में चले जाएंगे। चलिए ठीक है, तौकीर जी, अनिल जी, ठीक है, तौकीर जी, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद के शर्मा जी के पास लौटूंगी। अनिल जी देखिए, ठीक है, भाजपा तानाशाही कर रही है, जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, जो भी आपका कहना है, लेकिन जनता का झुकाव एक मेन पॉइंट होता है ना। विधानसभा चुनाव में हमने देखा क्या कुछ स्थिति कांग्रेस की देखने को मिली। आप इंतजार करिए, जनता को भ्रम में डालकर बहुत खेल खेल लिया इन लोग धर्मांधता के नाम पर और शब्दों का जादू दिखाकर। अभी तो ये या तो 1947 की बात करते हैं या 2047 की। ठीक है, फिलहाल की बात करते हैं। आपके पास कौन सा बड़ा चेहरा है अनिल जी? दिखाने लगते हैं 2047 का या भाजपा का 1947 में आ एक जाते अच्छा हैं। विकल्प बनने के लिए कौन सा आपके पास बड़ा चेहरा है? बक्सर में आपके धर्मांतरण का मुद्दा मर रहा था, हमारे जिला अध्यक्ष को बेवजह अंदर कर दिया गया था, तब क्या किए थे आपने? तब क्या सामने नहीं आए? अरे आज की बात करिए तौकीर भाई, धर्मांतरण के मुद्दे। चलिए ठीक है, अनिल जी, तौकीर जी आपके पास लौटूंगी। केके शर्मा जी से फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। केके शर्मा जी, फिलहाल की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों भी चुनावी मैदान में है, दिग्गज दोनों भी छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है इस बार कौन सा बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास होगा? क्योंकि राम मंदिर की जिस तरह से स्थिति हमने देखी थी, कहीं ना कहीं जनता का झुकाव बीजेपी की ओर देखने को मिला था, एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया था बीजेपी के पास, लेकिन अब इसका विकल्प कांग्रेस के पास क्या रहेगा इस चुनाव में? देखिए खुशी जी, जब एक लोकप्रिय चैनल पर यह बताया जाए कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है भाजपा के पास, क्या विकास, रोजगार, शिक्षा, भुखमरी? ठीक है अनिल जी, आपके पास लौटूंगी मैं। अनिल जी, आपके पास लौटूंगी मैं, पहले केके शर्मा जी से प्रतिक्रिया हो जाने दीजिए। जी केके शर्मा जी। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने हमेशा जागरूकता का परिचय दिया है और मुद्दों के आधार पर मतदान किया है, चाहे 2018 में कांग्रेस को अर्श पर लाने की बात हो या अभी जो मोदी की गारंटी जब आती है तो उसको कांग्रेस को फर्श पर लाने की बात हो। कहने का तात्पर्य है मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं। चेहरे की देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भूपेश का चेहरा था तो भाजपा से लगातार पूछा जाता था आपका चेहरा कौन है, लेकिन जब मोदी की गारंटी आती है, किसानों को 3100 रुपए देने की बात आती है, महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात आती है और तमाम विभिन्न प्रकार की योजनाएं, आदिवासियों के लिए 5,500 देने का, मजदूरों का 10, तमाम प्रकार के जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लेके आती है, उसका लाभ देखिए कि भाजपा को मिलता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात है, इन गारंटियों के साथ किसी विश्वसनीयता की गारंटी, मतलब मोदी की गारंटी दी गई है, तो कांग्रेस जो अभी न्याय की गारंटी लेकर आ रही है, इसका लोगों में कितना असर होता है। और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आज भी भूपेश बघेल के नामांकन में यह बात कही गई
कि लोकतंत्र खतरे में है। ये आम चुनाव नहीं होके खास चुनाव है। इसके बाद संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी, जो बात अनिल भाई कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या देश हमारी कौन सी स्थिति में। दूसरी चीज है ईवीएम की बात आती है, तो जनता पर विश्वास करे कि ईवीएम पर अविश्वास की बात है। यदि किसी को बहुमत मिलता है, इसके लिए जनता को श्रेय दे कि ईवीएम को दे। इस प्रकार से तमाम दुविधापूर्ण स्थिति से देश के मतदाता जूझ रहे कहा जा सकता है। लेकिन मुद्दे जो है वो महत्वपूर्ण है। आज भी भाजपा के घोषणा पत्र में क्या मुद्दे लेके आती है? आपने आवास की समस्या, जल की समस्या को लेकर बात की। बस्तर जैसे क्षेत्र में आप बताइए कि 3000 गांव है, वहां पे बसाहट है, कितने जगह पे पेयजल की स्थिति बनी है और खराब पानी के कारण, फ्लोराइड आयरन युक्त पानी के कारण लोग वहां भी बीमार हो रहे हैं। गैस की बीमारी है, शारीरिक विकृति की बीमारी है। इसके साथ ही रेल लाइन की आप बात करते हैं, राजधानी से जगदलपुर, रायपुर से जगदलपुर, कब तक रेल लाइन पूरा हो पाएगा? इंद्रावती नदी से सिंचाई सुविधा कब मिल पाएगी? और जो मूलभूत सुविधाओं की जो बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की रक्षा की बात है, इसके साथ ही सुरक्षा की बात और विकास की बात, ये कब तक पहुंचेगा? अभी आप नियर एलआरआर की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है। कहने का मतलब है विकास बड़ा मुद्दा है। चाहे देश की आर्थिक स्थिति को 5वें से 3रे स्तर ले जाने की बात हो, या 2047 की बात हो, या महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो, मुद्दे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि चेहरे आप देखे होंगे, मैं उदाहरण दिया हूं कि मोदी जब का चेहरा और यहाँ भूपेश का चेहरा था, तो राज्य में कोई चेहरा नहीं था, जैसे आप भी कह रहे हैं भाजपा ने प्रस्तुत नहीं किया। अभी वही हाल इंडिया गठबंधन के बाद है। मोदी के सामने चेहरा कौन? तो मोदी की लोकप्रियता के दम पर भाजपा 2 चुनाव जीत चुकी है और तीसरे चुनाव में ये एक भारी बहुमत 400 पार की बात कर रहे हैं। उसमें जो देश को खतरे की बात कांग्रेस कर रही है, इसको जनता कितना महसूस करती है। लेकिन मुझे महत्वपूर्ण बात रखता है कि विकास के मुद्दे और दोनों के घोषणा पत्र जो महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ नेता जब यहाँ पे आएंगे दौरे में, तो उनके लिए क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए क्या योजनाएं लेके आते हैं कि किसान और आदिवासियों के लिए जो काम किए, गारंटी के साथ साथ मुझे लगता है दोनों की गारंटी की एक तुलना एक महत्वपूर्ण बात है। देश एक विकास की रफ्तार में तेजी से बढ़ रहा है और इसमें जो गारंटी है, जो घोषणाएं आप जो कर रहे हैं, किन 5 साल में आप किन योजनाओं को लेकर जाएंगे, देश की जनता इसके आधार पर मतदान करेगी। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की बात हो चाहे एनडीए की बात हो, मुद्दे महत्वपूर्ण है। मोदी का चेहरा अपने आप में है लोकप्रियता की बात, जिसको भाजपा लगातार भुनाते रही है। लेकिन इसके साथ उनको एक मजबूत हथियार के रूप में राम मंदिर से राम राज्य बनाने के लिए आप बात करेंगे, तो आपको मुद्दे महत्वपूर्ण है कि जनता को आप क्या भविष्य में देने जा रहे हैं। 2047 तक आप किस प्रकार से विकसित राज्य बनाने का रोड मैप बना रहे हैं, ये सामने आएगा। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी चलिए ठीक है, तौकीर जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। तौकीर जी देखिए, जिस तरह से शर्मा जी ने बताया कि निश्चित ही ये तो बात साफ है कि जनता चेहरे से ज्यादा विकास पर ध्यान देती है। ठीक है, मोदी मैजिक आपका चल रहा है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जब मोदी मैजिक चला तो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्य में क्यों नहीं चला? वहां क्यों पिछड़ गई बीजेपी? देखिए, जब अगर वहां पिछड़ने की बात होती है तब ये ईवीएम की बात नहीं करते। लेकिन जब ये जहां पर ये हारते वहां ईवीएम की बात करते, पहले इनको भी देखना पड़ेगा। अगर आपको इतना ही आपको ईवीएम पे शक है, तो अभी आपने जितनी सीटें जीती हैं छत्तीसगढ़ में, उससे इस्तीफा दे दिए और चुनाव करा लीजिए। पत्रों से मैं करवाने तैयार हूं, जहां आप लोग ने करना था। तो आप ऐसा मत करिए, दो मुही बात मत करिए। तो पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने विकास किया, हमने देखिए, जनता ये जानती है कि कौन गारंटी को पूरा करने की काबिलियत रखता है। तो जनता ये सब जानती है कि मोदी जी कोई भी गारंटी देते हैं, कोई भी वादा करते हैं, एंड कैसे भी हो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसको पूरा करते हैं। आपने चाहे धारा 370 की बात देख लीजिए, इन्होंने कहते थे कि धारा 370 कैसे हटाओगे, हमने हटा के दिखाया। हमने बताया कि राम मंदिर ये, जब बोलते थे कि मंदिर नहीं वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी वहीं बन गया है और तारीख भी आ गई, लेकिन इनको सोने का पीले चावल चाहिए था, फिर भी ये निमंत्रण पर नहीं पहुंचे। तो ये दिखता है कि राम के तो ये विरोधी खुद रहे, धर्मांतरण पर सपोर्ट करने वाले ये खुद रहे, और इसकी स्थिति आप पूरे देश में जहां जहां धर्मांतरण होता रहा और आज भी हो रहा है, उसको सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इनके वोट बैंक बनते हैं। इस बात को मालूम है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है। और इनके पास सबसे बड़ी बात, अभी शर्मा जी बोल रहे, बात सत्य निकल रही है, इनके पास तो अभी दूल्हा ही नहीं है। ये हमसे पूछते थे कि छत्तीसगढ़ में दूल्हा कौन होगा, तो हमारे पास तो दूल्हा भी दिख गया और बारात भी हम लेके आ गए और हमारी सरकार भी आ गई। आपके पास तो दूल्हा नहीं है, अभी तो भागे भागे फिर रहे हैं इसके साथ उसके साथ गठबंधन बनाते हुए। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। आज स्थिति यह है कि अब यह नहीं समझ में आ रहा कि किसको क्या, बाद में वही भ्रष्टाचारी इनका साथ छोड़कर अपने तरीके से काम करने को तैयार है। ठीक है, अनिल जी जवाब दे दीजिए तौकीर जी का। ठीक है, जवाब दे दीजिए। और 400 पार हम इसलिए करने जा रहे हैं कि हमने विकास किया है और मोदी की गारंटी के रूप में इसलिए कार्य किए हैं।
इसलिए हमको जनता सराहना। ठीक है, अनिल जी से जवाब ले रही हूँ। तौकीर जी, जी अनिल जी। और अपनी आम सभा में तो कहते थे 100 दिन दे दीजिए भाइयों बहनों, 3 महीने दे दीजिए भाइयों बहनों, 6 माह दे दीजिए, और अधिकतम 5 साल मांगते थे वो। और अब 2047 की बात करने लगे हैं। ये 10 सालों का इनका फेलियर, 1 दशक जो भाजपा ने राज किया इस देश में, पूरे देश को ये मणिपुर बना देती। अगर विपक्ष इतना जागरूक नहीं होता और न्यायपालिका इतनी मजबूत नहीं होती, जो देश की आजादी के बाद मणिपुर के लोकतंत्र को खोखला करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसी जी कांग्रेस की बस बात नहीं है, विपक्ष का लेकिन मोदी जी के खिलाफ जिसने आवाज बुलंद की या सरकार के खिलाफ जिसने बोला, वो राष्ट्रद्रोही बन गया और जेल में डाल दिया गया, बहाने खोज के जेल में डाल दिया गया। और जिस तरह तौकीर भाई अभी मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह विपक्ष की आवाज, चाहे कांग्रेस हो, रासपा हो, शिवसेना हो, किसका क्या असर हुआ देख लीजिए। अब तो ये जनता को डिसाइड करना है कि विचारधाराओं का किल करने वाली, विचारधाराओं की हत्या करने वाली, गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे निष्पक्ष लेखकों की हत्या करने वाली भाजपा चाहिए, ईडी, आईटी, सीबीआई को गुंडों की तरह इस्तेमाल करने वाली भाजपा चाहिए चंदा वसूली के लिए, या लोकतंत्र में आस्था रखने वाला विपक्ष जो आज वर्तमान में विपक्ष है, उसको अब लोकतंत्र बचाने के लिए सरकार में बिठाना जरूरी है। और जनता जिस दिन ठान लेगी खुशी जी, तौकीर भाई का उन्माद, इनके मोदी जी का उन्माद और अहंकार खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से सरकारें चल रही हैं, वो प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। अब ईडी, सीबीआई, आईटी का जिस तरह से दोहन हो रहा है, इन संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है, चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय पर बार बार वो टिप्पणी की जा रही है, ये सिलसिला भी बंद हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के पहले और आजादी के बाद, आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी इनमें राष्ट्रवाद नहीं रहा। ये छद्म राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़कर देश का शोषण करते रहे, देशवासियों का शोषण करते रहे। आज सिर्फ पूंजीपति बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस चीज को आप देखिए, एक सामान्य आदमी का जीना दुर्भर हो गया है, और अंबानी अदानी की आप मिल्कियत देखिए कैसे किस रफ्तार से बढ़ रही है। अनिल जी देखिए, मैं शुरुआती जो सवाल था उसी सवाल से मैं वापस लौटूंगी कि आपके पास विकल्प क्या है, आपके पास अच्छी नीति क्या है? जिस तरह से बीजेपी का आप कह रहे हो, ठीक है, तानाशाही रवैया कर रही है, ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हो, ठीक है, 10 तरह की चीजें हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर ले, देखिए बीते दिन ही आपकी कांग्रेस में फिर से इस तरह की बयानबाजी सामने आई थी। बी टीम की हम बात कर ले, स्लीपर सेल की बात कर ले, आपके ही दिग्गज इस तरह की बयानबाजी देते हैं, तो फिर मौका तो आप ही दे रहे हो ना बीजेपी को। खुशी जी, एक कांग्रेस की बात नहीं है, राकापा को टूटते आपने नहीं देखा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवसेना का क्या हश्र हुआ आपने नहीं देखा। आप कौन सा राजनीतिक दल और कौन सा राजनीतिक नेतृत्व बचा है बता दीजिए, जिसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई हो, उसके लोगों को ना तोड़ा गया हो, ईडी, आईटी, सीबीआई का भय दिखाकर उनसे बयान ना दिलवाया गया हो, बड़े बड़े नेताओं का चरित्र हनन ना किया गया हो, मीडिया समूहों तक को नहीं बख्शा इन्होंने, बड़े उद्योगपतियों तक को नहीं बख्शा इन्होंने। छोटा सा जवाब दे दीजिए अनिल जी, क्योंकि समय की कमी है। ठीक है अनिल जी, समय की कमी है, तौकीर जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में रचा। ठीक है, समय की कमी है अनिल जी, तौकीर जी छोटा सा जवाब एक दे दीजिए, उसके बाद के शर्मा जी के पास लौटूंगी मैं। मेरे को तो वही ताज्जुब लगता है, हमने जो विकास की गंगा बही उस पर बात क्यों नहीं करते हैं। आप बात करते हैं, आप अपने भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार का सपोर्ट करते क्यों हैं? ईडी और आईटी को गुंडे जैसे शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश क्यों करते हैं? आप ये बताइए, अगर ईडी और आईटी गुंडा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अदालत आगे सजा क्यों दे रही है आपके लोगों को? आप बताइए ना मेरे को, आप जाके चुनौती दीजिए, अदालतें खुली है और अदालत पे भी भरोसा करना नहीं चाहते। आपकी बेशर्मी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, भ्रष्टाचार ही अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और अगर ईडी, ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, के शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। शर्मा जी देखिए, जिस तरह से फिलहाल सियासत देखने को मिल रही है, ये नई भी नहीं है, क्योंकि हमेशा सियासत जो है विकास के मुद्दों से कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आती है। फिलहाल भी चुनाव काफी नजदीक है, आपको नहीं लगता कि इस बार फिर से कहीं ना कहीं विकास के जो मुद्दे हैं पार्टी की सियासत में दब जाते हैं? देखिए, सियासत कुछ भी हो, विकास का ये जनता का मुद्दा है। मतदान जो जनता करती है अपने मुद्दों पर करती है, उनको जो मूलभूत समस्या है उसको लेकर बात करते मतदान होता है। छत्तीसगढ़ में सुपोषण जैसे अभियान के लिए यदि 5600 करोड़ रुपए की राशि रखना पड़ रहा है, तो इसका तात्पर्य विकास को आप देखिए। तमाम बस्तर की बात मैंने की है, सिंचाई सुविधा को लेकर, सड़क, पानी, बिजली, नक्सली हिंसा को लेकर के, लोकतंत्र के प्रति विश्वास को लेकर, आप देश में जो स्थिति
कही जा रही है। निश्चित रूप से मोदी की गारंटी, मतलब आप क्या क्या गारंटी लेके आएंगे, योजनाएं महत्वपूर्ण है, किन योजनाओं को लेकर आप जनता के बीच जाए, आपने जो बेहतर काम किया है इसके लिए आपको मतदान जनता ने 2019 में किया था, अब 2024 से 2029 के लिए किन विषयों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, यह विषय महत्वपूर्ण है। कांग्रेस धीरे धीरे न्याय गारंटी के माध्यम से अपने पत्ते खोल रही है। तो मोदी शर्मा जी, क्या कहा क्या जा विषय लेकर सकता है ये कि भी चेहरे विचार चाहे करना बड़े हो, लेकिन विकास के मुद्दे कितने बड़े हैं, चुनाव बिल्कुल इस पे फोकस रहने वाला है, क्योंकि जनता इन्हीं मुद्दों को अब देखने वाली है। तो फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को यही समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत तेज है और अब कारण है कि दिग्गजों का दांव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले। अब देखने वाली बात होगी, जनता बड़े चेहरों को चुनती है या फिर विकास के बड़े मुद्दों को चुनती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।